नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में भी फर्स्ट शो की खास अहमियत होती है। आज निकाय चुनाव के पहले दौर का प्रचार थम गया। प्रचार के थमने से ठीक पहले तक नेताओं ने अपने तरकश के तमाम तीरों का इस्तेमाल किया। निशाने पर विरोधी थे और कोशिश इस बात की थी पहले दौर के प्रचार में ही इतनी बढ़त ले ली जाए कि रेस के दूसरे दौर में कम से कम मेहनत की जरूरत रहे। आज सीएम योगी प्रयागराज में थे। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनका यह पहला प्रयाग का दौरा था। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की ऐसी चौपाइयों का जिक्र किया जो कुदरत के न्याय सिद्धांत का विश्लेषण करता है। मैं इसके छायावादी संदेश के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले दौर में 4 मई को 10 नगर निगम में मतदान होना है, वहीं 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव का यह मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि इसमें करीब 40 लोकसभा क्षेत्रों की जनता का मूड सामने आएगा। इसलिए 23 की इस जंग से सियासी विश्लेषक कई अनुमान लगाने में जुटे हैं। आज मैं आपको अखिलेश यादव को सिर्फ 24 घंटे के भीतर दिए गए उस जवाब के बारे में बताऊंगा जिसका वास्ता लखनऊ से है, और यह भी दिखाऊंगा कि रामपुर में एक बार फिर आजम खान और जयप्रदा क्यों आमने सामने हैं और क्यों हो रही है दोनों के बीच चुभने वाली जुबानी जंग। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। प्रयागराज में आज सीएम योगी ने जो कुछ कहा उसका हर शब्द सुर्खियों में है। यह शब्द एक मारक संदेश की तरह है। माफिया के नाम यह एक ऐसा अलार्म है। दरअसल सीएम योगी ने दो टूक कहा कि जो कैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रयागराज में लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर आते हैं वह पाप करने वालों को उनकी करनी का नतीजा भोगना ही पड़ता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि शरीफ और गरीब को परेशान करने वालों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं। सीएम योगी प्रयागराज में थे तो अखिलेश यादव ने सहारनपुर से विरोधियों पर चुभने वाले हमले की बौछार दी। अतीक मुक्त प्रयागराज में सीएम योगी का सात्विक संदेश। प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है। ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। माफिया के खात्मे के बाद सबसे बड़ा बयान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। योगी ने बताया प्रकृति का न्याय सिद्धांत। अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को न्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। अपराधियों के नाम तख्ती लटकाओ अलार्म। आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है, और भाइयों बहनों इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। गरीब और शरीफ को छेड़ा तो शामत आएगी। हम तो पहले से कहते हैं किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। अखिलेश का पश्चिम पराक्रम। ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ? क्या नालियां नाले ठीक हो गए? सपा अध्यक्ष की लाल गर्जना। क्या ट्रैफिक का इंतजाम आपने बेहतर किया? ट्रैफिक का इंतजाम तो पूरा सांडों के हवाले कर दिया, जानवरों के हवाले कर दिया। कोई बड़ा शहर
और बड़े शहर की सड़क नहीं बची जहां पर ट्रैफिक का जाम जानवर न देख रहे हैं। निकाय युद्ध की विजय बाणी 23 से 24 का युद्ध घोष। बात तो चुभेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग के साथ ही झांसी और लखनऊ में भी आज प्रचार सभा की। उन्होंने यहां कहा कि 2017 से पहले जहां हर पर्व त्योहार पर आम जनता कांपती थी, लेकिन अब लोगों के घर में खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि जनता के संसाधनों पर अब किसी नेता का गुर्गा डकैती नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कुछ डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी भी आएगी। प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। सीएम योगी के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पहली बार प्रयागराज में थे। इस मौके पर सीएम ने दो टूक में साफ कर दिया कि हर एक अपराधी और माफिया का आखिरी अंजाम यही है। भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रामचरितमानस के दोहे का जिक्र उन्होंने जिस तरह से किया, उसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। 15 अप्रैल की रात को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की कॉलविन हॉस्पिटल में 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस कस्टडी के दौरान हुई इस हत्या को लेकर अनगिनत सवाल हैं। इस हत्याकांड की जांच जारी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। डकैती डालने वालों का करेंगे पूरा इंतजाम। गुर्गा यहाँ आकर के जबरदस्ती यहाँ के संसाधनों पे डकैती नहीं डाल सकता। उस डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो प्रयागराज के जिस दिन धरने में बैठेगा उस दिन फिर से हो जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों को लेकर सख्त संदेश दिया हो। फर्क बस इतना है कि इस बार बयान उसी जमीन से आया है जहां माफिया अतीक अहमद ने डर की बुनियाद पर जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। सीएम योगी और भाजपा सरकार के मंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यूपी में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि 2017 से पहले अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इशारा सपा, बसपा और कांग्रेस की ओर है। सपा, बसपा, कांग्रेस इन राजनीतिक दलों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति में भ्रष्टाचार किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति, जातिवाद की घटिया राजनीति किया। आज इनको विदाई का समय है। आप सब जानते हो, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अब
के खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम करती है। मतलब साफ है कि माफिया की हत्या और अतीक गैंग पर कानूनी कार्रवाई को भाजपा ने विरोधियों के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया है। ठीक वैसे ही जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भूमाफियाओं पर बुलडोजर एक्शन को मुद्दा बना दिया था। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको सीएम योगी के प्रयाग दौरे की हर खास बात बताते हैं कि आखिर भाजपा के लिए यह मुकाबला इतना खास है कि सीएम योगी ने यहां की दहलीज पर दस्तक देना जरूरी समझा। भाजपा के लिए प्रयागराज अहम क्यों? परिवारवाद को लेकर भाजपा ने बड़ा संदेश दिया। मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का टिकट काटा। अभिलाषा नंदी लगातार 2 बार से मेयर थी। भाजपा ने इस बार उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को टिकट दिया। उमेश केसरवानी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। सीएम योगी ने पार्टी संगठन की एकजुटता का संदेश दिया। मंत्री नंदी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रयागराज नगर निगम में मेयर पद के लिए 21 प्रत्याशी मैदान में है। सपा ने अजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा। बसपा से सैयद अहमद और कांग्रेस से प्रभाशंकर मिश्रा प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी मेयर का प्रत्याशी उतारा है। प्रयागराज नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने 98, बसपा ने 72 और कांग्रेस ने सिर्फ 59 वार्ड में प्रत्याशी उतारे। प्रयाग की नगर पंचायत की लड़ाई की अगर नजर डालें उस पर, तो प्रयागराज में नगर पालिका की कोई सीट नहीं है। प्रयागराज में नगर पंचायत के 8 सीटों पर चुनाव है। 2017 में प्रयाग में 9 नगर पंचायतें थी। 2017 में भाजपा और सपा ने 3-3 सीट जीती। शंकरगढ़, कोरांव और हंडिया से भाजपा की जीत हुई थी। सिरसा, फूलपुर और मऊ, आइमा से सपा प्रत्याशी जीते थे। झूंसी, लाल गोपालगंज और भारतगंज से निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। ये प्रयागराज की जंग है। बढ़ते आगे, सीएम योगी ने 24 घंटे के भीतर अखिलेश यादव को लखनऊ वाले तंज पर जवाब दे दिया। कल अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो में सफर कर सरकार से पूछा था कि क्या ऐसी कोई उपलब्धि उसके खाते में दर्ज है। साथ ही उन्होंने लखनऊ में गोमती किनारे पहुंचकर नाले का गंदा पानी नदी में बहाने पर भी सरकार को घेरा था। उन्होंने सरकार के स्वच्छता के दावे पर सवाल खड़े किए थे। आज सीएम योगी ने इन सब सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने सपा अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर लखनऊ में क्या नहीं है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। प्रयागराज के साथ ही सीएम योगी ने आज लखनऊ और झांसी में भी सभा की। बुंदेलखंड पर सीएम योगी का पहले से फोकस रहा है। सियासी तौर पर झांसी कितना अहम है यह भी आपको बताते हैं। भाजपा के लिए झांसी अहम क्यों? पूरे बुंदेलखंड में सिर्फ झांसी ही नगर निगम है। झांसी में 55% से ज्यादा ओबीसी वर्ग के वोटर हैं। झांसी के चुनाव के जरिए ओबीसी वोट बैंक की परीक्षा है। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बाहरी का मुद्दा बनाया गया। भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य मऊ रानीपुर तहसील के रहने वाले हैं। बिहारी लाल आर्य मऊ रानीपुर से ही विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने मौजूदा मेयर राम तीरथ सिंघल का टिकट काटा है। झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य की साख दांव पर है। 2012 से लगातार भाजपा के मेयर बन रहे हैं। तीसरी बार मेयर बनाने की कोशिश में भाजपा। झांसी में मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में। सपा ने सतीश
जगतारिया को मैदान में उतारा। बसपा से भगवान दास, कांग्रेस से अरविंद कुमार प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी और बुंदेलखंड क्रांति दल भी चुनावी लड़ाई में है। झांसी नगर निगम में कुल 60 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 60 के 60 वार्डों में प्रत्याशी उतारे। सपा ने सिर्फ 25 वार्ड में प्रत्याशी उतारे। बसपा ने 36 वार्ड पर और कांग्रेस ने 40 वार्ड में ही प्रत्याशी उतारे हैं। झांसी की लड़ाई को जरा देखिए और समझिए। झांसी में 5 नगर पालिका है। 2017 में सपा, भाजपा और कांग्रेस ने एक एक पर जमाया था कब्जा। 2017 में 2 नगर पालिका पर निर्दलियों का कब्जा था। झांसी में 7 नगर पंचायतें हैं। 2017 में सपा ने 7 में से 3 नगर पंचायतें जीती थी। 2017 में भाजपा को सिर्फ 1 नगर पंचायत में जीत मिली थी। 2017 में 3 नगर पंचायतों के अध्यक्ष निर्दलीय बने थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब झांसी में सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय अखिलेश यादव का रोड शो सहारनपुर की सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। आज अखिलेश यादव ने सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में रोड शो किया। इस दौरान सपा विधायक आशु मलिक और सपा नेता संजय गर्ग मौजूद रहे। रोड शो के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी नजर आए। हवा में लहराते हरे और लाल रंग के गुब्बारे सपा विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक संजय गर्ग के साथ गाड़ी पर सवार अखिलेश यादव और काफिले के साथ चल रहे सैकड़ों की संख्या में लोगों का सियासी शोर। आखिरी वक्त में सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में अखिलेश यादव के सियासी रोड शो ने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी। सबकी नजरें जयंत चौधरी पर थीं, लेकिन अखिलेश यादव के रोड शो में रालोद अध्यक्ष शामिल नहीं हुए, जिसे सपा के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है। रोड शो के बाद हुई अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहे। मैं बधाई देता हूं चंद्रशेखर जी को कि जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने शहर की सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भाजपा पर चुभने वाला वार किया। मैं देख रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, जहां अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो उसने शहर को बर्बाद कर दिया है। कल ही मैं लखनऊ में कार्यक्रम कर रहा था। मेट्रो से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के, और जो समाजवादी सरकार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, उसको देख करके, और जितना समाजवादियों ने काम किया उसके आगे ये सरकार काम नहीं बढ़ा पाई। स्मार्ट सिटी, शहरों की सफाई और मेट्रो प्रोजेक्ट, ये वो 3 मुद्दे हैं जिन्हें अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं, भाजपा सरकार को निशाना बना रहे हैं। सहारनपुर में भी अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पैसों की लूट हुई है। जो स्मार्ट सिटी है केवल नाम के लिए है। स्मार्ट सिटी में मानक क्या है और किन मानकों पे काम होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, सड़कें अच्छी हो, ट्रैफिक जाम न लगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिजली बिना रुके आए, बिजली की दरें कम हो। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अम्बेडकरवादी, समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज्य में क्या हुआ और किसके राज्य में क्या हो रहा है। पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के इस रोड शो को लेकर अखिलेश यादव पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी चुभने वाला तंज किया। अखिलेश यादव भी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी आ गए हैं मैदान में। अंतिम दिन है, अंतिम दिन है आज, और उनके गठबंधन के साथी, जो गठबंधन चुनाव के समय वो बनाते हैं, खड़े होते हैं, उस गठबंधन के साथी जो कहते हैं वही सही। दरअसल भूपेंद्र चौधरी के इस तंज के पीछे अखिलेश यादव का देर से चुनावी मैदान में उतरना बड़ी वजह है। अगर सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने पहले चरण में आने वाले हर नगर निगम में चुनावी प्रचार किया, जबकि अखिलेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर, लखनऊ और सहारनपुर में चुनावी कार्यक्रम किए। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
सहारनपुर की लड़ाई में खुद अखिलेश का प्रचार में उतरना कई संकेत देता है। अखिलेश यादव सहारनपुर सपा के लिए इतना अहम क्यों है, जरा आपको ये भी बता देते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती है। इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने के बाद भी मुसलमानों को जोड़कर रखना एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। सहारनपुर में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। सपा ने नूर हसन मलिक को उम्मीदवार बनाया। बसपा ने भी सहारनपुर में मुस्लिम कार्ड खेला। बसपा ने खदीजा मसूद को प्रत्याशी बनाया। खदीजा मसूद इमरान मसूद की भाभी हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को फायदा हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। 2017 में भाजपा के संजीव बालिया यहां से महापौर बने। इस बार भाजपा ने डॉक्टर अजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सहारनपुर नगर निगम में कुल वार्ड 70 हैं। किसके कितने प्रत्याशी? बीजेपी ने 66 प्रत्याशी उतारे, सपा ने 42, बसपा ने 28 और कांग्रेस ने 21 प्रत्याशी सहारनपुर में उतारे हैं। अब सहारनपुर में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की स्थिति भी देख ली जाए। सहारनपुर में 4 नगर पालिका परिषद हैं, देवबंद, नकुड़, गंगोह और सरसावा। 2017 में 2 सीट पर बसपा के प्रत्याशी जीते थे। 2017 में कांग्रेस और भाजपा को एक सीट मिली थी। सहारनपुर में 7 नगर पंचायतें, 2017 में 6 नगर पंचायतों पर चुनाव हुआ था। 2017 में कांग्रेस और बसपा के नगर पंचायतों में 2-2 अध्यक्ष जीते थे। 2017 में सपा और निर्दलीय 1-1 नगर पंचायतों में जीते थे बतौर अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। आज सहारनपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए, जिस पर सवाल उठ रहा है कि क्या सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सब कुछ ठीक है। इस बीच बिजनौर से एक तस्वीर सामने आई, जहां राष्ट्रीय लोकदल और सपा के कार्यकर्ता चुनावी प्रचार के दौरान आमने सामने आ गए। काफी देर तक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। नतीजा पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। शहर की सत्ता के लिए सपा और रालोद गठबंधन खींचतान की ये सबसे नई तस्वीर है। तस्वीर बिजनौर शहर के जानी चौराहे की, जहां प्रचार के दौरान अपने अपने दलों का झंडा थामे सपा और रालोद के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दिलचस्प बात यह कि प्रदेश स्तर पर गठबंधन के बावजूद दोनों ही दल के कार्यकर्ता काफी देर तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। संघर्ष की स्थिति को देखते हुए पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग रास्तों पर भेजने में कामयाब हुई। जमीनी स्तर पर सपा और रालोद के बीच सीधे टकराव की तस्वीर उस वक्त आई जब एक दिन पहले ही मेरठ नगर निगम में सपा और रालोद के नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान दावा किया गया था कि सपा और रालोद में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। महापौर सीट पर पहले से ही हमारी कोई तकरार नहीं थी। जहाँ तक नगर पालिका और नगर पंचायत की बात है तो वहाँ पर भी हमारी कोई तकरार नहीं थी। एक सीट को लेकर के थोड़ा सा आपस में था, कन्फ्यूजन था। बाकी सारी जो हमारी नगर पंचायत और नगर पालिका की सीट हैं उन पर सब ने हम लोगों ने मिल करके तय कर लिया था और आपस में बंटवारा कर लिया था, तो कोई तकरार हमारी नहीं है। अच्छा, अब महापौर सीट पर तो आप देख रहे हैं ना, महापौर ही नहीं, नगर पंचायत भी, नगर पालिका भी, सभासद भी, सब जगह हम मिल करके चुनाव लड़ाएंगे। और लोकदल ही नहीं, असपा भी हम लोगों के साथ है। जैसे पहले से एक मंच पे जब खतौली का चुनाव हुआ था तब से ही मतलब जाए गठबंधन के सभी लोग साथ में। देखो ये छोटा चुनाव है, इसमें जो है कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि मतलब जब मैं भी चुनाव लड़ूं, समाजवादी के लोग भी चाहते थे, लोकदल के भी चाहते थे, असपा के भी चाहते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। लेकिन जहाँ ये गड़बड़ था वहाँ हमने सीट खाली छोड़ दी कि भाई तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो। लेकिन मेयर में हम सब इकट्ठा है और सीमा को चुनाव लड़ा रहे सब लोग। मुकाबला किससे? किसी से नहीं मुकाबला। दिलचस्प बात यह भी कि सपा और रालोद के बीच खींचतान की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। लेकिन अब जब मेरठ में खींचतान खत्म होने का संदेश आ रहा है तो बिजनौर से बवाली तस्वीर सामने आई, जो कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए काफी है कि सपा और रालोद के बीच ऑल इज वेल जैसी स्थिति तो कतई नहीं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासी मतभेद की एक और खबर आज चर्चा में रही। अब बात एक बार फिर भाजपा के मिशन प्रयागराज की, जहां से पार्टी के मंच से दिलचस्प तस्वीर सामने आई। सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद थे, लेकिन मौर्य और नंदी के बीच दूरियां साफ तौर पर नजर आई। इस बीच मंच से पार्टी संगठन की एकता को लेकर सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया, जिसे नाराज नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रयागराज के लूकरगंज के इस मंच पर जब नेता कार्यकर्ता सीएम योगी को माला पहना रहे थे, तब केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ थे। इस विशाल माला के बीच नजर आ रहे नेताओं में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, लेकिन नंद गोपाल गुप्ता नंदी नहीं है। अब इस तस्वीर में गौर से देखिए, नंदी मंच पर तो है, लेकिन कुछ दूरी पर खड़े हैं। उनके पास स्वतंत्र देव सिंह और रीता बहुगुणा जोशी नजर आ रही हैं। कई और नेता भी हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के साथ नजर आ रहे हैं। मंच पर केशव की सीट थी सीएम योगी के साथ। दरअसल प्रयागराज में भाजपा के दिग्गज नेताओं में नंद गोपाल गुप्ता नंदी की खास जगह है। उनकी पत्नी अभिलाषा नंदी मेयर रही है। इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक दूसरे मामले को लेकर नाराजगी का इजहार किया, तो इसे पत्नी के टिकट कटने से जोड़कर देखा गया। पिछले दिनों प्रयागराज में भाजपा के भीतर के मतभेद तब खुलकर सामने आ गए थे, जब नंद गोपाल नंदी की एक चिट्ठी सुर्खियों में आई। अपनी इस खुली चिट्ठी में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर इशारों में बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पार्टी को कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। नंदी इस बात से नाराज थे कि उनसे सलाह लिए बिना आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने सपा से चुनाव लड़ चुके रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल क्यों करवाया। रईस चंद्र शुक्ला प्रयाग के शहर दक्षिणी से सपा की टिकट पर नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बाद में नंदी के तेवर नरम पड़ गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ वे अब मंच पर सहज नहीं दिख रहे। हालांकि दोनों ने मंच से लोगों को संबोधित किया। डबल इंजन की सरकार बना करके जो ताकत दी है, उसके बाद का प्रयागराज मुझे बताओ, बदला है कि नहीं बदला है? दोनों हाथ उठा के बताओ। अभी जो बदलाव आप देख रहे हो, मैं इतना ही कहूंगा, अभी जो बदलाव आप देख रहे हो, यह तो झांकी है मेरे मित्रों। 13 मई के बाद पूरी पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्तों। इस बात की तैयारी करके चलो। आज प्रयागराज को चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो और चाहे जल मार्ग हो, चारों मार्गों से आवागमन की सुविधा मिलने जा रही है। हम सब आज ऐसे कालखंड के साक्षी हैं जहां एक और इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज सपा सांसद डिंपल यादव और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचार के दौरान कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी मच गई। अखिलेश सहारनपुर में थे तो डिंपल यादव कन्नौज में थी। इन जगहों से जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली हैं। डिंपल यादव सपा कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ के बीच हुई धक्का मुक्की में कुछ सेकंड के लिए 2-4 होती नजर आई, तो वहीं अखिलेश यादव के प्रचार वाहन पर अचानक एक युवक चढ़ गया, उसे बमुश्किल उतारा गया। इसे सपा अध्यक्ष की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। कन्नौज में डिंपल यादव की सभा के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सपा की सांसद को सांसद में डाल दिया। भीड़ बहुत ज्यादा थी, स्थिति धक्का मुक्की जैसी थी। माइक पर यहां तक अनाउंस हो रहा था कि कार्यकर्ता संयम रखें। तस्वीर कन्नौज के सौरिख की है। यहां डिंपल यादव नुक्कड़ सभा के लिए पहुंची थी। मैनपुरी से पार्टी सांसद डिंपल यहां सपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंची थी। कन्नौज में दूसरे चरण में 10 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार लगातार तेज हो रहा है। इस दौरान डिंपल यादव छिबड़ा मऊ और सौरिख में प्रचार करने पहुंची। सौरिख में इसी दौरान एक नुक्कड़ सभा में डिंपल को मंच तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की जैसी स्थिति से 2-4 होना पड़ा। वो बमुश्किल मंच तक पहुंच पाई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसा कदम उठाएं जो एक नया संदेश जाए। डिंपल यादव ने आखिरकार कार्यकर्ताओं से खुद संयम रखने की अपील की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपनी जगह पर बैठ जाने को कहा। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, आप जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। सब बैठ जाएंगे तो जितने हमारे आदरणीय बुजुर्ग जन हैं वो भी हमारी बात सुन लेंगे।
वो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको भी नजर आ जाएगा। व्यवस्थित हो जाएंगे तो सबको आसानी होगी। कन्नौज में डिंपल की सभा के दौरान अफरा तफरी की नौबत रही तो सहारनपुर में अखिलेश यादव के प्रचार के दौरान एक युवक रथ पर अखिलेश के साथ सवार हो गया। इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। जिस तरह से अचानक ये युवक इस टेम्पो पर सवार हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ पल के लिए भौचक से दिखे कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर इस युवक को यहाँ से नीचे उतारा गया। कुछ सेकंड बाद स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन इसे अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, रामपुर के सियासी मैदान में एक बार फिर आजम खान और जयाप्रदा के बीच जुबानी संग्राम, माहौल गर्माता रहा है। भाजपा नेता जयाप्रदा ने आज आजम खान पर चुभने वाला हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान जिस स्थिति में है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। आजम खान ने निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान पिछले 2 दिन में भाजपा पर कई तीखे हमले किए थे। जयाप्रदा ने इसका गिन गिन कर हिसाब बराबर होता तो यह है कि दिनों के राज करें, जो लोग MLA या MP के नाम पर राज करते हो। आजम बौखला गया, आजम का खेल खत्म हो गया और वो डर गया, इसीलिए बौखलाहट में वो चूक बोलने के लिए तैयार। ये रामपुर की पुरानी सियासी लड़ाई का नया संस्करण है। एक बार फिर रामपुर की सियासी लड़ाई में आजम खान और जयाप्रदा आमने सामने हैं। जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो एक कहावत होती है ना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। आप दूसरों के लिए आप नुकसान पहुंचाते हो तो आपके लिए भी यही लिखा होता है कि आपको यही भुगतना है। सपा नेता आजम खान और भाजपा नेता जयाप्रदा की सियासी अदावत पुरानी है, जिसका शोर एक बार फिर सियासत के मंच से बड़े जोर से सुनाई दे रहा है। जयाप्रदा ने आजम खान की मौजूदा हालत पर एक नहीं कई चुभने वाले तंज किए। हर रोज जब चुनाव होता है, आजम साहब जो हमेशा रोते रोते वो मंच पर बिलबिलाते हैं। तो ये कहाँ तक आक्रोश किसको दिखा रहे हो आप जो आपके हेड स्पीचेस के वजह से ही ये आपके जीवन में इतना नुकसान हुआ है। बात इसमें होती है कि एक बहन को रक्षा करने वाले आजम खान, अगर बहन के ऊपर ही तुम गलत टिप्पणी करते हो, ये है। सिर्फ जयप्रदा ही नहीं है, कई महिलाओं के लगी है। इसीलिए आजम आज कहाँ के कद्दावर नेता कहाँ किस जगह पे पहुंच गए। जयाप्रदा का ये हमला आजम खान के हालिया बयानों के बाद आया है। इस बीच रामपुर पब्लिक स्कूल को लेकर आजम खान के बयान पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल सोमवार को आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला था। आजम खान ने साफ लफ्जों में कहा था कि शायद भाजपा को मोहम्मद अली जौहर का नाम पसंद नहीं, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। सरकार चाहे तो खुद स्कूल चला सकती है। अफसोस ये है कि मोहम्मद अली जौहर के दरवाजे पर यूनिवर्सिटी के पुलिस का पहरा है। हम सारे स्कूल आपको देते हैं, चलो पैंतीस बड़ा हमारे बच्चों के हाथों में कलम दो, चाकू मत दो। आजम खान के इस बयान को धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर भाजपा ने आजम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उससे क्या गुरेज है? देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि वो आज उनके जो समय है उसके समय पे सब चीज़ें वो सरकार को सौंपें, हम उनसे बेहतर चलाएंगे। और ये हम पहले भी बात कह चुके, बच्चों के भविष्य के लिए हम उनसे बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। तो हमारी राय यही है, खुद जाके स्वयं चीज़ों को सौंपें और रामपुर की जनता के लिए काम करें। कैसे आजम खान जी ने यहाँ के लोगों को भ्रमित करने का काम किया, बरगलाने का काम किया, आज उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं। तो वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। फिलहाल दोनों ओर से बाढ़ पलटवार का दौर जारी है और माना जा रहा है कि स्वार विधानसभा उपचुनाव खत्म होने तक सियासी लड़ाई जुबानी जंग का नया अध्याय लिख सकती है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान और रविशंकर के साथ ब्यूरो। आजम खान के तेवर बता रहे हैं कि वो जब जोश में आ जाते हैं तो फिर नहीं थमते।
बात जुबानी हमले की है। कुछ नए बयान की वजह से आजम नए विवाद में है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने रामपुर में पुलिस को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि फिर से जब समाजवादी पार्टी की जीत होगी तो जिन लोगों ने दरवाजों पर ठोकर मारी है वो सैल्यूट करेंगे। आजम खान ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर संजय गांधी तक की मौत पर भी बयान दिया। तवे से रोटी पलट जाएगी कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी घूट से सैल्यूट किया। अच्छी लोग नहीं तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे? जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि वो रिश्तेदार का पट्टा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने जैसे इंदिरा गांधी का भी तरफ देखा, राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, चीजों ही नहीं मिले उनके से। तो जब कुदरत इंतजाम देती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी होते हैं जुम्मा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतजाम बड़ा सख्त है और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, जमीन का काफिरी पर टूट के निकल जाता है, हेलीकॉप्टर फिर भी वापस नीचे आता है। बढ़ते आगे, भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने पार्टी छोड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। निकाय चुनाव में प्रचार अभियान को धार दे रही संघमित्रा मौर्य ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो भाजपा के साथ है और पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। संघमित्रा मौर्य का दावा है कि चुनाव में भाजपा बदायूं के सभी निकायों में जीत दर्ज करेंगी। बदायूं में 11 मई को दूसरे चरण में मतदान। गले में कमल निशान वाला पटका, हाथ में भाजपा के प्रचार के पर्चे और गली गली डोर टू डोर शहर की सत्ता के लिए भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की वोट वाली रेस। इन तस्वीरों ने संघमित्रा मौर्य के अपने पिता के नक्शे कदम पर भाजपा छोड़ने के प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सांसद संघमित्रा का दावा है कि पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं। हमारी तरफ से कभी किसी भी प्रकार का ऐसा ना बयान आया, ना हमारी तरफ से कभी ऐसा कुछ कहा गया कि मैं पार्टी की विरोधी कर रही हूँ, कार्य को कर रही हूँ। मैं हमेशा पार्टी के साथ रही हूँ और आगे भी पार्टी के साथ रहूँगी। अगर कोई इस पर चर्चा करता है कि मैं पार्टी के अगेंस्ट हूँ तो किसी की सोच को मैं नहीं बदल सकती हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है सोचने के लिए, समय उसको जवाब देगा। आज खुद बहुत से लोगों को मुंह पर खुद ही उनका थप्पड़ पड़ रहा है, तो आने वाले समय में भी ऐसे ही उन्हें जवाब मिलता रहेगा। दरअसल संघमित्रा मौर्य अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही पार्टी में आई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा का दामन थाम लिया था। तभी से ये कहा जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य भी भाजपा छोड़ सकती हैं, जिस पर अब ब्रेक लग गया है। संघमित्रा मौर्य नगर निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने के लिए प्रचार में सक्रिय दिखी। अभी चुनाव में समय भी है लगभग 10 दिन, और चुनाव हमेशा पीक टाइम पर ही चढ़ता है। तो निश्चित तौर पर अभी जहां पर हम बराबर में दिख रहे हैं या अप डाउन दिख रहा है, आने वाले 4-5 दिनों बाद हम सिर्फ अब दिखाई देंगे। बदायूं जिले में 7 नगर पालिका हैं। बदायूं, ककराला, बिसौली, बिलसी, सहसवान, उझानी और तातागंज, जबकि 8 नगर पंचायतें हैं। कचला, उसहैर, मुडिया, सखानू, इस्लाम नगर, कुंवरगांव, उसावा, वजीरगंज, गुलडिया, सैदपुर, अलापुर, फैजगंज, दहगांव। बदायूं में 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। संघमित्रा मौर्य का दावा है कि निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के ही पक्ष में रहेंगे। हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो हमें तो लगता है कि हम 21 पे 21 जीतने के लिए प्रयास करेंगे। बाकी जनता निर्णायक है। मतलब साफ है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तक सपा का गढ़ माने जाने वाले बदायूं में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य समाजवादी सियासत को चुनौती देती नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है। इस बीच सहारनपुर से सोनभद्र तक
हर एक दल का दावा चुनाव में जीत का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि जनता को भाजपा की नीतियों पर यकीन है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा भी जीत की हुंकार भर रही है। मैं सबके परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर की जनता इस बार भाजपा को लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद इसमें देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी लोकसभा में 3 नगर पालिका 5 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी जीतेगी। इस बार इतिहास रचेगा। सब समाज मेरे साथ है, मुसलमान भाई मेरे और सभी भाई मेरे साथ हैं। हर दल का दावा जीत का है। हर पार्टी की नजर शहर की सत्ता पर है। कोशिश ये संदेश देने की है कि इस बार जमीन पर उनकी पार्टी के पक्ष में ही चुनावी बयान बह रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में नगर निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का जनता सफाया करना चाहती है। जैसे लोकसभा और विधानसभा से ये लोग गायब हो गए हैं, वैसे ही यहाँ नगर निकाय से भी गायब होंगे। क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों बताओ आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है। स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ ठप है। कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी। ट्रिपल इंजन से एक इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। लेकिन क्या वाकई जमीन पर यही तस्वीर है या फिर आखिरी वक्त में बयानों के आसरे माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? जीत के दावों का दंगल सवालों का तूफान लेकर आया है। आगरा नगर निगम में महापौर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने से भाजपा और बसपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बसपा उम्मीदवार लता वाल्मीकि का दावा है कि उन्हें हर एक वर्ग का समर्थन मिल रहा है, जिसकी तस्वीर नतीजों के रूप में दिखेगी। नहीं, सब भाई में हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग सब एक हैं, एक हो गए, एक साथ ही सब लोग संपर्क में रहेंगे, सब लोग एक साथ ही वोट डालेंगे। इससे पहले तक 89 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी जीतती रही। बीएसपी ने चुनौती तो दी है, लेकिन इस बार क्या है, चुनौती से आगे जीत की राह नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। वो तो आपको सबसे पहले पता चल रहा है, मुझे उसका उदाहरण मुझे नहीं देना। 100% निकायों में जीत के लक्ष्य के साथ उतरी भाजपा के आगे आगरा नगर निगम में चुनौती बढ़ी है, क्योंकि भाजपा को खटीक समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी लगातार दलित वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा है, तो दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है। जहां नेताजी की धारा को आगे बढ़ाने का काम आले अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वहीं माननीय काशी राम जी के सपनों को भी अगर कोई पूरा कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो माननीय अखिलेश यादव जी का। सपा की इस रणनीति पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का दावा है कि अखिलेश यादव के साथी छोड़ कर जा रहे हैं। जनता को भाजपा की नीतियों पर भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विचलित रहते हैं कि हर जगह अच्छा काम हो। उत्तर प्रदेश ने उनकी इच्छा के अनुसार बहुत अच्छा काम किया है। और जो चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, चाहे अमृत योजना को, चाहे हर घर जल का हो, या सड़क नाली खड़ंजा, इनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से बीजेपी ने डील किया है। और आज वातावरण दिख रहा है उत्तर प्रदेश का कि विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मैं समझता हूँ उसको मुश्किल लग रहा है। 3/4 से ऊपर सीटें बीजेपी को आएंगी। इस बीच इटावा नगर पालिका के लिए सियासी लड़ाई तेज हो गई है। इटावा नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहली बार शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ एक गाड़ी में सवार होकर चुनाव मंच पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने इस दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोला, साथ ही दावा किया कि इटावा नगर निकाय चुनाव में सपा की ही जीत होगी। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इटावा की जनता जात धर्म से उठकर ज्योति गुप्ता को वोट करने जा रही है और ये चुनाव जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है।
जो भी समाजवादी पार्टी में है उनकी जिम्मेदारी भी है ये इटावा नगर पालिका का चुनाव अब जीतना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर कहें तो सहारनपुर से सोनभद्र तक लड़ाई कांटे की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। बात तो चुभेगी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।